हाय फ्रेंड्स, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग सूडो फोर्स पढ़ेंगे कि सूडो फोर्स क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे कि कब किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। ठीक, और साथ में क्वेश्चन भी करते चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी आता चले। तो आइए शुरू करते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, इसको इमेजिन किया गया है। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, इसको इमेजिन किया गया है। आइए देखते हैं सूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ा। ये मान लीजिए रोड है या फिर ये एक ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन चल रहा है। ये ट्रेन अभी रेस्ट पे है, इसका वेलोसिटी 0 है, और इस ट्रेन के अंदर एक हॉरिजेंटल सरफेस है, और इस हॉरिजेंटल सरफेस पे एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, और इस ट्रेन का वेलोसिटी 0 से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है कुछ देर के बाद। इसका मतलब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया, इसके वेलोसिटी में चेंजिंग आया है, 0 से 5 हो गया है। इसका मतलब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट किया है, तो इस ट्रेन का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। ठीक, अब आप सोच के देखिए या देखे भी होंगे कि जब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चलेगा एक्सीलरेटेड मोशन से, तो ये बॉल इस हॉरिजेंटल प्लेन पे इस आदमी के रिस्पेक्ट में इधर भागेगा, ये बॉल इधर भागेगा। और ये चीज एक्सपीरियंस भी करते हैं हम लोग कि जब कोई गाड़ी एक्सीलरेट करता है, आगे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीज करता है, तो उस गाड़ी में बैठे सभी ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। इसी के वजह से ये बॉल यहाँ पे इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में चल देगा जब ये ट्रेन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा तो। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उस बॉडी का इनिशियल कंडीशन तब तक बना रहेगा जब तक उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस आदमी के लिए इस बॉल पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ये ट्रेन एक्सीलरेट किया और इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये बॉल इस डायरेक्शन में चल दिया, तो बिना इस बॉल पे कोई फोर्स लगे ये बॉल चल रहा है, इनिशियल कंडीशन को, इनिशियल सिचुएशन को छोड़ रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है। यानी कि ऑब्जर्वर अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम से किसी बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएगा तो न्यूटन का लॉ वहाँ पे काम नहीं करेगा। एक्सीलरेटिंग फ्रेम में न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम से भी किसी बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएं, इसके लिए एक फोर्स इमेजिन करना पड़ेगा बॉडी पे। उसी फोर्स को सूडो फोर्स कहा जाता है। ठीक, और सूडो फोर्स का डायरेक्शन, सूडो फोर्स का डायरेक्शन
opposite to the acceleration of frame। सूडो फोर्स का डायरेक्शन इस फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, ठीक। और इसका मैग्नीट्यूड, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये मास है उस बॉडी का जिस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे, और ये एक्सीलरेशन है फ्रेम का जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है। यहाँ पे ये मास है, मास ऑफ बॉडी, और ए है एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, ये, ठीक। तो यहाँ पे ये आदमी अगर इस बॉडी पे सूडो फोर्स लगाएगा तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड, ये सूडो फोर्स का डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड ma, यहाँ पे ये मास है इस बॉडी का और a है इस फ्रेम का एक्सीलरेशन जिस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक। तो इस तरह से अगर सूडो फोर्स इस पे कंसीडर कर लेंगे तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम के अंदर से भी किसी बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगा सकते हैं। सूडो फोर्स ले लेने से न्यूटन का लॉ एक्सीलरेटिंग फ्रेम में से भी वैलिड हो जाता है। आइए इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के इस फ्लोर पे एक वेइंग मशीन है, वेट मेजर करने वाला, और इस वेइंग मशीन पे एक लड़का खड़ा है, इसका मास है m, ठीक। और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से चल रहा है, ठीक। और एक आदमी यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है और एक आदमी इस लिफ्ट के अंदर यहाँ पे खड़ा है। तो ग्राउंड से इस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे और फिर इस ऑब्जर्वर के लिए भी इस आदमी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, इसका वेट कितना मेजर करता है ये वेइंग मशीन दोनों जगह से। तो ये वेइंग मशीन इस आदमी के पैर और वेइंग मशीन के बीच का जो दबाव होगा, इस आदमी के पैर और वेइंग मशीन के बीच का जो दबाव होगा, ये दबाव वाला फोर्स नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा ये वेइंग मशीन, ठीक। तो इस आदमी पे अगर फोर्स देखें तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा इसका वेट mg, और इसके पैर और वेइंग मशीन के बीच का जो दबाव है वो दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी पे कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दो फोर्स है इस आदमी पे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, और इस आदमी का एक्सीलरेशन ए है अपवर्ड डायरेक्शन में इस ग्राउंड पे खड़ा आदमी के लिए, और जो आदमी इस लिफ्ट के अंदर में है उस आदमी के लिए ये आदमी रेस्ट पे है क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है। तो पहले ग्राउंड पर से इस आदमी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। तो जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है उस आदमी के लिए इस आदमी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो सूडो फोर्स नहीं लेंगे। सूडो फोर्स तब लिया जाता है जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में से न्यूटन का लॉ लगाता है किसी बॉडी पे, तो ठीक। तो इस आदमी के लिए इस आदमी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और वेट नीचे, और इस आदमी का एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स आएगा इस पे n - mg, यह है एफ नेट, और एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ये लगाएंगे, तो एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन,
तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ये mg उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो mg प्लस ma, ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू जी प्लस ए। तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो ये आदमी बोलेगा कि इस आदमी के पैर और वेइंग मशीन के बीच का जो दबाव है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो वेट से ज़्यादा है, mg से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ma, इतना ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट प्लस ma आया है। तो ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, तो रियल वेट से ज़्यादा मेजर करेगा अभी। ठीक, अब यही न्यूटन का लॉ इस ऑब्जर्वर के लिए लगाते हैं। ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये रेस्ट पे है, ये ग्राउंड का ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, ये दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसके लिए ये रेस्ट पे है। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, क्योंकि इसके लिए ये आदमी नहीं चल रहा है, रेस्ट पे है। तो ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन और नीचे है mg। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों बराबर होगा। तो ये ऑब्जर्वर नॉर्मल रिएक्शन mg मेजर किया और ये ऑब्जर्वर नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma मेजर किया। तो इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो लिफ्ट में खड़ा आदमी, जब लिफ्ट के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है तो लिफ्ट में खड़ा आदमी को वेट में गेन का फील होता है, ऐसा लगता है कि वेट बढ़ गया है। तो ये बता रहा है नॉर्मल रिएक्शन कि वेट प्लस ma, रियल वेट प्लस ma, वेट बढ़ गया है यहाँ पे। तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये ऑब्जर्वर एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है, तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है तो इस पे सूडो भी लेना पड़ेगा इसको, और सूडो का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड ma, यहाँ पे मास है इस आदमी का और a है फ्रेम का एक्सीलरेशन, ये। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पे 3 फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, वेट और ma। अब अगर फोर्स बैलेंस करें तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट प्लस ma होगा, mg प्लस ma, ये होगा अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो अब देखिए ध्यान से, ये अंदर वाला आदमी इस पे सूडो ले लिया तो बाहर से जितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था अंदर से भी अब उतना ही नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, यानी कि ये सूडो ले लिया तो इक्वेशन सही सही आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन वेट, रियल वेट से ज़्यादा हो गया है इस ऑब्जर्वर के लिए भी। तो कोई ऑब्जर्वर अगर एक्सीलरेटिंग फ्रेम से न्यूटन का लॉ किसी बॉडी पे लगाएगा तो इसको सूडो लेना पड़ेगा, तब इक्वेशन करेक्ट आएगा। ठीक, अब देखते हैं कि यहीं पे अगर इस लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हो जाए, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर नीचे हो गया तो ग्राउंड पे खड़ा आदमी ये अब अगर इस पे न्यूटन का लॉ लगाएगा तो mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और इसके एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है mg के डायरेक्शन में। तो अब इसके लिए इस पे नेट फोर्स लिखा जाएगा mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ma। इसका मास है m और एक्सीलरेशन है इसका a। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू आएगा mg माइनस ma, mg माइनस ma। तो यहाँ पे देखिए वेट में लेस का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रियल वेट से नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कुछ कम हो गया है, और वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। तो जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो रियल वेट से कम वेट मेजर करेगा ये वेइंग मशीन। और वैसे भी जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट करता है तो लिफ्ट में खड़ा आदमी को
वेट में लेस का फीलिंग होता है। ठीक, और यहीं पे अगर इस लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इसका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करना चाहता है, तो इस ऑब्जर्वर को इस पे सूडो लेना पड़ेगा, और सूडो का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड ma, और इस ऑब्जर्वर के लिए ये आदमी रेस्ट पे है, तो ये ऑब्जर्वर इस पे फोर्स बैलेंस कर देगा, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन प्लस ma, ये बराबर कर देगा mg के, mg, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा mg माइनस ma, ये। तो अंदर से अगर इस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो सूडो ले लेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल आएगा, चाहे बाहर से देखो या अंदर से देखो। अंदर से देखेंगे तो सूडो ले लेंगे, बाहर से देखेंगे तो सूडो नहीं लेंगे। तो यहाँ भी रियल वेट से कम वेट बता रहा है वेइंग मशीन, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है, जो रियल वेट से कम वेट बता रहा है। तो क्वेश्चन को चाहे अंदर से सॉल्व करो या बाहर से सॉल्व करो, रिजल्ट एक ही आने वाला है। पर अंदर से सॉल्व करेंगे तो सूडो ले लेंगे, और सूडो ले लेने से अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट ऊपर अगर जा रहा है, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड है और ये वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। अगर अपवर्ड वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, एक्सीलरेशन अपोजिट होगा, तभी तो वेलोसिटी ऊपर जाता हुआ डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन में वेट में लेस फील होता है, mg माइनस ma। तो लिफ्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होते हुए भी अगर वेलोसिटी घट रहा है तो वेट लेस फील होगा, क्योंकि वेटलेस और वेट गेन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन अपवर्ड होगा तो वेट में गेन फील होगा। इसका मतलब लिफ्ट नीचे जाते हुए भी वेट में गेन फील करा सकता है अगर वेलोसिटी घट रहा है तो वेट लेस और वेट गेन एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ये मायने नहीं रखता है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहिएगा कि लिफ्ट जब ऊपर जाएगा तो वेट गेन फील होगा, लिफ्ट जब नीचे आएगा तो वेट लेस फील होगा। नहीं, लिफ्ट के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो वेट गेन फील होगा, और लिफ्ट के एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अगर नीचे है तो वेट लेस फील होगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सूडो पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे एक इंक्लाइंड ब्लॉक है, ऐसा इस तरह का एक ब्लॉक है, इसका मास है m, और इस इंक्लाइंड ब्लॉक पे, इस इंक्लाइंड सरफेस पे एक दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है स्मॉल m। ठीक, और ये एंगल थीटा है, और इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, और इस सरफेस में भी फ्रिक्शन नहीं है, इस इंक्लाइंड सरफेस में भी फ्रिक्शन नहीं है। किसी भी सरफेस में यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर ये बिगर ब्लॉक m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन से चले ताकि ये स्मॉलर ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे अप या डाउन स्लिप नहीं करे। तो यहां पे देखिए इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg,
और नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पे दो ही फोर्स है, तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन के वजह से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में भागेगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा। लेकिन ये बिगर ब्लॉक अगर कुछ एक्सीलरेशन से आगे की तरफ चले तो क्या होगा? तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं भी आ सकता है। इसको देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर यहां पे है, इस एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे बैठा हुआ है यहां पे, और ये आदमी इस ब्लॉक को देख रहा है। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम से देख रहा है तो इस पे सूडो लेना पड़ेगा, और सूडो का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा, और मैग्नीट्यूड ma, ये मास है इस बॉडी का, और a है इस फ्रेम का एक्सीलरेशन। ठीक, तो इस पे अगर बैठ गए तो तीन फोर्स हो गया, सूडो, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे सभी फोर्सेस को इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन तो पहले से इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इस वेट को अगर इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो इसका कंपोनेंट mg साइन थीटा आता है, ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन इस डायरेक्शन में इस वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा आएगा। ठीक, तो इस वेट को इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिए, तो यहां से हटा देते हैं। अब ये सूडो को भी ब्रेक करना पड़ेगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो सूडो को अगर इधर ब्रेक करेंगे तो ma cos थीटा आएगा, ma cos थीटा, और इसी सूडो को इस तरफ इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर में ब्रेक करेंगे तो ma साइन थीटा आएगा, ma साइन थीटा। तो सूडो का दो कंपोनेंट ले लिए, तो यहां से सूडो को अब हटा देते हैं। ठीक, और कंडीशन बनाना है कि ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग अप या डाउन स्लिप नहीं करे। इसके लिए ये एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा ma साइन थीटा प्लस mg cos थीटा के। तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा ma साइन थीटा प्लस mg cos थीटा के। ठीक, ये इक्वेशन है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का। और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में देख रहे हैं कि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन mg साइन थीटा और अप द इंक्लाइंड प्लेन ma cos थीटा। तो अगर ma cos थीटा ज्यादा हुआ mg साइन थीटा से तो ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन चला जाएगा, और mg साइन थीटा अगर ज्यादा हुआ ma cos थीटा से तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन चला जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गया, ma cos थीटा और mg साइन थीटा अगर बराबर हो गया तो ये ब्लॉक न अप जाएगा न डाउन जाएगा। और यही कंडीशन बनाना है कि ये ब्लॉक न अप जाए न डाउन जाए। इसके लिए ये एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए? यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है mg साइन थीटा, ये कांस्टेंट है, न थीटा चेंज हो सकता है, न इस ब्लॉक का मास चेंज हो सकता है, न जी चेंज हो सकता है। लेकिन इस एक्सीलरेशन को चेंज करके इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन वाला जो फोर्स है इसको चेंज कर सकते हैं, इस ए को चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ma
कॉस थीटा का वैल्यू अगर mg साइन थीटा के बराबर हो गया तो कंडीशन बनेगा ये ब्लॉक ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा इसका। तो यहाँ से m कट जाएगा और एक्सीलरेशन इक्वल टू आएगा g साइन थीटा बाई कॉस थीटा, g और साइन बाई कॉस टेन थीटा। ये इतना एक्सीलरेशन अगर इस बिगर ब्लॉक को यहाँ पे दे दें तो ये ब्लॉक न अप जाएगा न डाउन जाएगा, यहाँ पे इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से। आइए इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए इसी तरह का फिगर है, यहाँ पे ये बिगर ब्लॉक जिसका मास m है ये इस हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, सभी सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ये स्मॉल ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे यहाँ पे रखा हुआ है और ये एक स्ट्रिंग है जो बिगर ब्लॉक से यहाँ पे कनेक्ट है और एक पुली के ऊपर से ऐसे नीचे गया है और यहाँ पर एक मास बंधा हुआ है m0। ठीक, तो सीधी सी बात है ये m0 अगर नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग खिंचाएगा, तो ये बिगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में खिंचाएगा। ये स्ट्रिंग फोर्स इस बिगर ब्लॉक पे एक्सीलरेशन ला देगा इस डायरेक्शन में, और अगर इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन g टेन थीटा इसके बराबर हो गया तो ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे न अप जाएगा न डाउन जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि फाइंड m0 इक्वल टू व्हाट एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्योंकि इस ब्लॉक को यहाँ पे रेस्ट पे रहने के लिए इसका एक्सीलरेशन ये होना चाहिए, तो इसका एक्सीलरेशन पता है पहले से कि इतना होना चाहिए। तो ये इस एक्सीलरेशन से अगर इधर चलेगा तो ये ब्लॉक भी इतना ही एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो इस ब्लॉक पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं इस ब्लॉक पे तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड m0g और इस पे टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक्सीलरेशन है a, यही एक्सीलरेशन होगा g टेन थीटा। तो इस पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो एफ नेट आएगा m0g माइनस टी, m0g माइनस टी इक्वल टू ma। तो m0 और a एक्सीलरेशन इसका भी वही होगा जो इसका है और इसका इतना होना पड़ेगा इस बॉडी को यहाँ से अप या डाउन स्लिप नहीं करने के लिए। तो एक्सीलरेशन g टेन थीटा, g टेन थीटा। और इस बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं, मान लेते हैं कि ये सिंगल बॉडी है, इस बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं तो इस पे नेट फोर्स है स्ट्रिंग टेंशन ये, तो एफ नेट होगा स्ट्रिंग टेंशन बराबर ma। इस बॉडी का मास है m प्लस कैपिटल स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो एफ नेट इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन g टेन थीटा, g टेन थीटा। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से m0 मिल जाएगा कि इस मास का अमाउंट कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक, ये m मास का ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप नहीं करे। और दो इक्वेशन है तो टेंशन भी मिल जाएगा इस स्ट्रिंग का। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ से m0 और t निकाला जा सकता है इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से। आइए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये हॉरिजेंटल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड ब्लॉक, इसका मास मान लेते हैं 6 kg और इस पे एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे छोटा सा, इसका मास 4 kg और यहाँ से एक स्ट्रिंग गया है जो यहाँ पे एक पुली के ऊपर से
ऐसे नीचे लटक रहा है और यहाँ भी एक मास बंधा हुआ है। ये मास कितना होना चाहिए, इसको एम नोट बोल देते हैं। ये एम नोट कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे अप या डाउन स्लिप नहीं करे। और ये एंगल, इस एंगल को मान लेते हैं 37 डिग्री, थीटा 37 डिग्री है। ठीक, तो एम नोट का वैल्यू और टेंशन का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है ताकि ये ब्लॉक अप या डाउन स्लिप नहीं करे। तो इसका थ्योरी अभी अभी देखे थे हम लोग। इसके लिए इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए g10 थीटा, और g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे और 10 थीटा, थीटा है 37 डिग्री और 37 डिग्री का वैल्यू 3/4 होता है। 3/4, तो यहाँ से 2 से कटेगा ये 4, 2 और ये 5 और ये 5 इंटू 3, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आया इस बॉडी को अप या डाउन स्लिप नहीं करने के लिए, ये एक्सीलरेशन। तो इतना एक्सीलरेशन इसका होना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो इतना ही एक्सीलरेशन इसका भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं। इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एम नोट जी, ऊपर टेंशन है और मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एफ नेट आएगा एम नोट जी माइनस टी, एम नोट जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, और इसका मास है एम नोट और एक्सीलरेशन वही g10 थीटा, g10 थीटा यानी कि 15/2, 15/2। तो ये पहला इक्वेशन है। एक इक्वेशन मिलेगा इस बिगर ब्लॉक पे न्यूटन का लॉ लगाने से। तो इस पे नेट फोर्स है T, स्ट्रिंग टेंशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू MA, और इसका मास है 6 + 4 10 इंटू एक्सीलरेशन है 15/2, 15/2। तो 2 से ये 10 कटेगा 5, तो टेंशन आएगा 15 इंटू 5 75 न्यूटन। तो यहाँ से टेंशन मिल गया इस स्ट्रिंग का 75 न्यूटन। ठीक, अब इसी टेंशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो एम नोट भी मिल जाएगा कि ये मास कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे बना रहे। इस टेंशन को यहाँ पे पुट कीजिए तो ये आएगा एम नोट और जी का वैल्यू 10 माइनस 75, टी का वैल्यू 75 इक्वल टू एम नोट इंटू 15/2। तो यहाँ से 10 एम नोट और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 15/2 7.5 आएगा, 7.5 एम नोट इक्वल टू 75 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 75। तो 10 एम नोट माइनस 7.5 एम नोट 2.5 एम नोट इक्वल टू 75। तो एम नोट इक्वल टू यहाँ से एम नोट इक्वल टू आएगा 75/2.5, 75/2.5। पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, तो 25 से ये कटेगा 3 और ये आएगा एम नोट इक्वल टू 3 इंटू 10 30 kg। तो इस मास का वैल्यू, इस मास का अमाउंट 30 kg अगर होगा तो बिगर ब्लॉक पे इस ब्लॉक का स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन या फिर अप द इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आगे बढ़ते हैं, अब सूडो पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक रोड पे एक गाड़ी चल रहा है और इसके छत से एक स्ट्रिंग के हेल्प से
एक मास यहाँ पे बंधा हुआ है, ये पेंडुलम जैसा है, इसका मास है m और ये स्ट्रिंग है। जब ये गाड़ी a एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा तो सोच के देखिए ये बॉब पीछे भागेगा, इस पे पीछे की तरफ एक झटका लगेगा। ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, यानी कि मोशन इसका इस कार्ट का एक्सीलरेट होना चाहिए। तो इस पे पीछे की तरफ एक झटका लगेगा और ये ऐसे उठ जाएगा ऊपर। इसका फाइनल फिगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये है इस बॉल का फाइनल फिगर जब कार्ट ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग का एंगल क्या हो जाएगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये दोनों पूछा जा सकता है, टेंशन और एंगल। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ग्राउंड से भी न्यूटन का लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं और अंदर से भी न्यूटन का लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। पर अंदर से न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो सूडो ले लेंगे, ग्राउंड से न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो सूडो नहीं लेंगे। तो अभी यहाँ पे दोनों जगह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ग्राउंड से भी और अंदर से भी, और दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो आप लोग देखिएगा कि कौन सा मेथड आसान है। तो ग्राउंड से पहले करते हैं। तो ग्राउंड से अगर इसको देखें, अगर इस बॉल को देखें तो इस बॉल पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये टेंशन का डायरेक्शन है। इस टेंशन को दो भाग में ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरफ। तो इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा और इसी टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस थीटा। ठीक, तो टेंशन को दो भाग में ब्रेक कर दिए। अब यहाँ से टेंशन को हटा सकते हैं बीच में से। अब ध्यान से देखिए, इस बॉल पे तीन फोर्स दिख रहा है, mg डाउनवर्ड, टी कॉस थीटा अपवर्ड और टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। और ग्राउंड पे खड़ा आदमी के लिए इस बॉल का मोशन भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन a है, जो कार्ट का एक्सीलरेशन होगा वही इस बॉल का भी एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे अगर इस बॉडी पे ये आदमी, ग्राउंड पे खड़ा आदमी F नेट लिखेगा कि इस बॉल का मोशन इस डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा बराबर होगा mg के और टी साइन थीटा होगा इस पे नेट फोर्स। तो नेट फोर्स है टी साइन थीटा और नेट फोर्स बराबर ma मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस बॉल का एक्सीलरेशन वही होगा जो इस कार्ट का एक्सीलरेशन है a, ये। तो ये दोनों इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से t और थीटा निकाला जा सकता है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में यहां से इस ऑब्जर्वर से इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाते हैं, फिर देखते हैं कि इक्वेशन यही दोनों मिलता है या नहीं। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इस पे सूडो भी लेना पड़ेगा, जो फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड ma मास है इस बॉडी का और एक्सीलरेशन फ्रेम का, और टेंशन इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा। और इस बॉल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक, तो इस आदमी के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल रेस्ट पे है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन नहीं है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मोशन
नहीं है इस आदमी के लिए इस बॉल का। तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देते हैं। ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो टी साइन थीटा बराबर होगा एम ए के, टी साइन थीटा बराबर एम ए, और टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी। तो ध्यान से देखिए, अंदर से भी यही दोनों इक्वेशन मिला जो बाहर से मिला था। तो सूडो लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और सूडो बिना लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर सूडो ले लेने से ये इक्वेशन आसानी से मिल गया, क्योंकि सूडो लेने से फोर्स बैलेंस हो जाता है। ये बॉल रेस्ट पे आ गया इसके लिए, ठीक। तो अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से यहाँ से या फिर यहाँ से टी और थीटा निकाला जा सकता है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड देंगे, इसको पहला इक्वेशन मानते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड देंगे तो टी से टी कट जाएगा और साइन बाय कॉस टेन थीटा इक्वल टू एम ए बाय एम जी, एम ए बाय एम जी ये आएगा। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा। ये एक्सीलरेशन गिवन क्वांटिटी है, दिया हुआ क्वांटिटी है, ये एक्सीलरेशन नॉन है, तो थीटा मिल जाएगा। और यही थीटा इन दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे तो टेंशन मिल जाएगा, ठीक। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा। तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन है कि ग्राउंड पे एक कार्ट चल रहा है, इसके छत से एक पेंडुलम बंधा हुआ है, इसका मास 2 kg है, और ये कार्ट कितने एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में चलेगा ताकि ये पेंडुलम, इस पेंडुलम का स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ 53 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा। ये तो ये है क्वेश्चन। एक्सीलरेशन पूछा है, ये एंगल दिया हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीलरेशन दे के ये एंगल पूछ देगा। तो पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है। इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू वाट है और टेंशन इक्वल टू भी वाट है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अंदर से सॉल्व करते हैं। तो सूडो लेना पड़ेगा, तो इस पे सूडो ले लेंगे, तो सूडो इधर आएगा एम ए, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और नीचे इसका वेट है एम जी, और इस टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये एंगल 53 है तो ये भी 53 होगा, और टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस 53 डिग्री, और टेंशन का ये कंपोनेंट आएगा टी साइन 53 डिग्री, ठीक। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अंदर में है, सूडो लिए हैं, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉल रेस्ट पे है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होगा और इस डायरेक्शन का भी फोर्स बैलेंस होगा। तो टी कॉस 53 डिग्री इक्वल टू एम जी। इसका मास ले लेते हैं, अच्छा इसका मास ले लिए हैं 2 kg, तो टी कॉस 53 डिग्री इक्वल टू एम जी ये, और टी साइन 53 डिग्री इक्वल टू टी साइन 53 डिग्री इक्वल टू एम ए, एम ए। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड बाय फर्स्ट, सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो टी से टी कटेगा और साइन बाय कॉस tan 53 डिग्री इक्वल टू एम ए बाय एम जी, तो एम से एम कटेगा ए बाय जी, ए बाय जी, और जी का वैल्यू है 10, तो यहाँ से एक्सीलरेशन आएगा जी का वैल्यू 10, तो जी 10 53 डिग्री, तो जी इंटू 10 53 डिग्री का वैल्यू
4/3 इक्वल टू 4 × 10 40/3। तो एक्सीलरेशन मिल गया यहाँ से। अब इसी एक्सीलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो टेंशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ से टेंशन इक्वल टू आएगा ma/sin 53 डिग्री। टेंशन इक्वल टू ma/sin 53 डिग्री। तो मास है 2 kg, एक्सीलरेशन अभी अभी मिला है 40/3 और साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5। साइन 53 डिग्री का वैल्यू 4/5। तो इस बाई 5 को ऊपर में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 4 से ये 40 कटेगा 10 और ये आएगा 10 × 2 20, 20 × 5 100। तो टेंशन का वैल्यू 100/3 न्यूटन, ये आया टेंशन। तो इस स्ट्रिंग का टेंशन भी निकल गया और ये एक्सीलरेशन भी निकल गया एंगल वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग का 53 डिग्री पे होने के लिए। यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करेंगे तो t² कॉमन आ जाएगा और cos स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो t² इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर मिलेगा। तो वहाँ से t और a में रिलेशन मिल जाएगा। तो a अगर पता हो तो t मिल जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते थे इसको, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते दोनों इक्वेशन को और फिर ऐड करते तो t और a में रिलेशन मिलता और a अगर पता होता तो t भी मिल जाता। ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, तो आइए इसको मिटाते हैं। सूडो पे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइंड सरफेस है ऐसा। ये एंगल 37 डिग्री है। ठीक, और यहाँ पे एक ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है। ये ब्लॉक रेस्ट से चलना शुरू किया है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन से चल रहा है। इसका वैल्यू है 5 मीटर/सेकेंड²। ठीक, और इस इंक्लाइंड प्लेन का जो लेंथ है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का ये लेंथ, ये मान लेते हैं 2 मीटर है। ठीक, तो जब इसको यहाँ पे रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे इस ब्लॉक को, तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा ऐसे। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इसको यहाँ से पूरा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम पूछा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम पूछा जा रहा है और ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का ये लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, इसको चलना पड़ेगा। तो s है 2 मीटर और एक्सीलरेशन अगर पता हो जाए तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² से ये टाइम निकल जाएगा। इसके लिए एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो इस ब्लॉक का इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होगा ये पता कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस पे फोर्स देखते हैं। अब इसका मास मान लीजिए m है, इस पे फोर्स देखते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड mg इसका वेट आएगा और वेट का ये कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg साइन थीटा। ठीक, और इस क्वेश्चन को इस लिफ्ट के अंदर से ही न्यूटन का लॉ लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो अंदर से लगाएंगे तो इस ब्लॉक पे सूडो भी लेना पड़ेगा और सूडो का डायरेक्शन फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो सूडो भी इसी डायरेक्शन में आएगा और सूडो का मैग्नीट्यूड ma
और इस सूडो को अगर इस तरफ ब्रेक करेंगे इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, तो ये आएगा MA साइन थीटा, MA साइन थीटा। क्योंकि सूडो और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को इस तरफ ब्रेक करेंगे तो एक MG साइन थीटा और एक MA साइन थीटा। ठीक, इस पे और एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, पर नॉर्मल रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं है इस मोशन के डायरेक्शन में। और इस MG और MA को इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो आएगा MG प्लस MA कॉस थीटा, MG प्लस MA कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन और MG प्लस MA कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, तो फोर्स बैलेंस होगा। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स है MA साइन थीटा प्लस MG साइन थीटा। ठीक, तो इस पे F नेट है MG साइन थीटा प्लस MA साइन थीटा, ये है F नेट। और F नेट बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और जिस डायरेक्शन का ये फोर्स है उसी डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन भी आएगा। तो यहाँ से MG साइन थीटा प्लस MA साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो इसमें G प्लस A बचेगा और M से M कट जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन आएगा G प्लस A इंटू साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू G यानी कि 10 प्लस एक्सीलरेशन 5 है इंटू साइन थीटा, और थीटा है 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5। तो एक्सीलरेशन आएगा 10 प्लस 5 15 इंटू 3/5, तो 5 से ये कटेगा 3, तो एक्सीलरेशन आएगा 3 इंटू 3 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, जब ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। तो एक इस एक्सीलरेशन से 2 मीटर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा गया है। तो अब एक्सीलरेशन आ गया है तो टाइम भी निकल जाएगा। तो ये S है 2 मीटर, 2 मीटर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से चला है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ, और एक्सीलरेशन आया है 9 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इंटू 2 4/9 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो या टी इक्वल टू, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट आएगा, तो अंडर रूट 4/9, तो ये इक्वल टू आएगा 2/3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करने पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन यहां आने में। ठीक, तो सूडो का कॉन्सेप्ट अच्छा है, सूडो ले लेने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, तो इसका यूज करिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि क्या होता है, और फिर इक्विलिब्रियम पर 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब उस पे नेट फोर्स 0 होगा। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलेगा, तो ऐसे कंडीशन में उस बॉडी को बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे ये मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इसमें फ्रिक्शन है, इसमें फ्रिक्शन है, और यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है इस बॉडी पे ये एंगल थीटा है, इस बॉडी का जो वेट होगा उसका 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा और एक इस डायरेक्शन में
एम जी कॉस थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा तो बैलेंस होगा, क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा। लेकिन एम जी साइन थीटा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो फ्रिक्शन इस पे पीछे आ जाएगा, ये फ्रिक्शन। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा बराबर हो गया, तो ये बॉडी न डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा और अप द इंक्लाइंड प्लेन तो नहीं जाएगा, तो ये बॉडी रेस्ट पे आ गया। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो मोशन ऑलरेडी नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग भी मोशन नहीं होगा अगर फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा बराबर हो जाएगा तो ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा। इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन बराबर एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर एम जी कॉस थीटा, तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इस पे एफ नेट जीरो। तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि फोर्स बैलेंस होगा। तो अब आइए इक्विलिब्रियम पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक फिक्स वॉल है, इसमें से एक रॉड निकला है और यहाँ पे एक पुली है और एक स्ट्रिंग इस वॉल में कनेक्ट है और यहाँ से इस पुली के ऊपर से नीचे ऐसे आया है और इसमें एक मास बंधा हुआ है कैपिटल एम। ठीक, और इस पुली का मास, यहाँ पे इस पुली में मास है स्मॉल एम, ये। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस क्लैंप पर जहाँ पे ये पुली कनेक्ट है, उस कनेक्टिंग वाले पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये पूछा जा रहा है। इस क्लैंप पर ये पुली कितना फोर्स लगाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये मास नीचे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग कनेक्ट है इस वर्टिकल वॉल से, तो इस मास का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg और टेंशन होगा ऊपर, और ये मास ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, ये मास इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, तो टेंशन और mg बराबर होगा, तो टेंशन बराबर कैपिटल mg। ठीक, तो इस पुली पे इतना ही टेंशन नीचे लग रहा होगा और इस पुली पे इतना ही टेंशन इधर भी लग रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, स्ट्रिंग मासलेस माने हैं। तो यहाँ पे ये टेंशन इस पुली पे और इस पुली पे एक टेंशन इधर, और इस पुली का मास स्मॉल m, तो पुली में भी वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg। ठीक, तो इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो पुली पे ये टेंशन डाउनवर्ड और पुली का वेट भी डाउनवर्ड, तो प्लस mg भी इधर आएगा, और इस डायरेक्शन में टेंशन है तो इस डायरेक्शन में टेंशन T। तो पुली पे नेट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो पुली पे जितना नेट फोर्स होगा उतना ही फोर्स पुली जिस पॉइंट से कनेक्ट होगा उस पॉइंट पे भी होगा, यानी कि इस क्लेम वाले पॉइंट पे। तो क्लेम वाले पॉइंट पे फोर्स पूछा जा रहा है, तो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम कर देते हैं, तो एफ नेट आएगा अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस एम जी का स्क्वायर, ये आएगा एफ नेट। और टी बराबर है कैपिटल एम जी, तो ये आएगा अंडर रूट कैपिटल एम जी का स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस, यहाँ भी टी के जगह पे कैपिटल एम जी रखेंगे, तो ये आएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का स्क्वायर।
यहाँ इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट, यहाँ से भी जी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा जी स्क्वायर इंटू कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। ये अब इस जी स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं रूट के अंदर से, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, तो एफ नेट आएगा जी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर। तो ये आएगा पुली के क्लैंप वाले पॉइंट पे नेट फोर्स, ये ठीक। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये एक हॉरिजेंटल वॉल है, इसमें से दो पुली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, और इस पे एक स्ट्रिंग ऐसे आया है, इसमें एक मास बंधा हुआ है m, और इस पर से भी एक स्ट्रिंग ऐसे आया है, इसमें भी मास बंधा हुआ है m, ठीक। और ये स्ट्रिंग ऐसे गया है, ऐसे गया है, और यहाँ पे, और ये स्ट्रिंग ऐसे आया है, ऐसे आया है, और ये भी यहाँ पे आया है, और यहाँ पे एक मास है √2m, ठीक। और ये एंगल वर्टिकल के साथ, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा ही है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये अल्फा एंगल कितना होगा। ये इक्विलिब्रियम में है, तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तीनों बॉडी पे फोर्स, नेट फोर्स 0 है, तो ये अल्फा एंगल कितना होगा, ठीक। तो फोर्स बैलेंस कर दीजिए, ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है, ये सेम स्ट्रिंग है जो यहाँ से ऐसे यहाँ 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 तक आया है, तो इसमें T, तो इसमें भी T, तो इसमें भी T, और इसमें भी टेंशन T। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इसका भी वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, तो T और mg बराबर होगा, तो T बराबर mg, ठीक। यहाँ भी T बराबर mg होगा। और यहाँ पे इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड √2mg, और इस बॉडी पे अपवर्ड नेट फोर्स कितना होगा। तो इस बॉडी पे ये टेंशन इस तरफ लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा T cos अल्फा, T cos अल्फा, और इस टेंशन का भी एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा T cos अल्फा, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा T sin अल्फा, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा T sin अल्फा। तो ये T sin अल्फा और T sin अल्फा एक दूसरे को कट कर देगा, बैलेंस है, इक्वल हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में T cos अल्फा प्लस T cos अल्फा, 2T cos अल्फा, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है √2mg, और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होगा। तो यहाँ से T का वैल्यू mg है, तो 2 और mg cos अल्फा इक्वल टू √2mg, तो mg से mg कट हो जाएगा, और cos अल्फा का वैल्यू √2/2, तो 2 का मतलब √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री मिलेगा, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू ही 1/√2 होता है। ये तो ये एंगल 45 डिग्री आया, अगर ये तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो, ठीक। तो देखिए इसको ध्यान से। आइए अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि एक बलून है गुब्बारा,
इसका वेट है W, वेट मतलब mg का वैल्यू W है, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है a एक्सीलरेशन से। किसी बलून को अगर ऊपर में ऐसे रिलीज करेंगे तो वो नीचे की तरफ g एक्सीलरेशन से गिरेगा, लेकिन यहाँ पे एयर है तो एयर एक रेसिस्टेंस लगाएगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका एक्सीलरेशन g से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे a एक्सीलरेशन से ये गिर रहा है, ये a एक्सीलरेशन g से कम है, ठीक। तो a एक्सीलरेशन g से कम है, तो पूछा जा रहा है कि एयर कितना फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि एयर रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस बलून पर नीचे होगा mg और ऊपर आएगा एयर रेसिस्टेंस, Fr बोल देते हैं इसको। और इस बलून पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएं F नेट बराबर ma, तो ये आएगा F नेट होगा mg माइनस एयर रेसिस्टेंस, mg माइनस एयर रेसिस्टेंस, यही है F नेट बराबर इसका मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और इस a का वैल्यू लेस देन g है, तो ma, ठीक। और एयर रेसिस्टेंस पूछा गया है, तो यहाँ से एयर रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा mg माइनस ma, mg माइनस ma, तो m कॉमन लेंगे तो g माइनस a, और यहाँ से वेट इक्वल टू mg, तो m का वैल्यू आएगा वेट बाई g, तो m के जगह पर लिखेंगे वेट बाई g इंटू जी माइनस a, और इस g को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये आएगा w इंटू रेसिस्टेंस फोर्स इक्वल टू वेट इंटू g बाई जी, 1 माइनस a बाई जी, ये आएगा एयर रेसिस्टेंस फोर्स। अगर ये बलून a एक्सीलरेशन से यानी कि g से कम एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये एयर रेसिस्टेंस फोर्स, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग सूडो फोर्स पढ़े कि सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है। जब एक्सीलरेटिंग फ्रेम पर से किसी बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो उस बॉडी पे एक सूडो फोर्स जो कि इमेजिनरी फोर्स है वो भी ले लेंगे। तो एक्सीलरेटिंग फ्रेम पर से क्वेश्चन को सूडो फोर्स लेके सॉल्व करने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। और फिर देखें कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, इक्विलिब्रियम पर एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो अगले वीडियो में हम लोग कंस्ट्रेंड मोशन पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।